नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की लगी हुई कहानी ईदगाह के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, ईदगाह को आपने अपने बचपन के दिनों में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या ज़रूरत है कि आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस के माध्यम से इस कहानी को पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने इस कहानी को बचपन में पढ़ा था, तो बचपन के दृष्टिकोण से ही पढ़ा रहा होगा। लेकिन जब हम आज इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ अलग दृष्टिकोण आपको दिखाई पड़े। वैसे भी ये कहानी अलग-अलग पाठ्यक्रमों में भी आपने कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि आगामी यूजीसी नेट और अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में इससे कैसे-कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे ईदगाह कहानी के कुछ मुख्य तथ्यों के ऊपर। हम कहानी का पाठ करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरी कोशिश है कि इस कहानी से आप लोगों को जोड़ा जाए। तो आपके मन में ईदगाह कहानी के शाब्दिक अर्थ को लेकर सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि आखिरकार ईदगाह का मतलब क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ईद और गाह। ईद, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज का एक त्योहार है और गाह का मतलब है स्थान। तो कुल मिलाकर ऐसा स्थान जहाँ पर ईद मनाने के लिए लोग उपस्थित होते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, तो इसको कहा गया ईदगाह। ठीक इसी तरीके से कुछ और शब्द आपने देखे होंगे, चारागाह, दरगाह, बंदरगाह, इस तरीके के शब्द आप कहीं न कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। तो उसी से मिलता-जुलता ईदगाह भी शब्द है, यानी कि ईद एक त्योहार का नाम है और जो गाह शब्द लगा हुआ है इसमें, वो एक खास जगह को संकेतित कर रहा है कि जहाँ पर लोग इकट्ठा हों और नमाज पढ़ें और लोगों से मिले-जुलें। तो ये हो गया ईदगाह। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने सन 1933 में लिखा हुआ था, जिसका पहला प्रकाशन चाँद पत्रिका में हुआ। और जैसे ही मैंने चाँद कहा, तो आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि चाँद पत्रिका का संपादन कौन किया करता था? आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा, हमने लिख भी दिया है, क्योंकि चाँद का संबंध महादेवी वर्मा से बहुत निकट रहा है। तो उस ज़माने में सन 1933 में चाँद पत्रिका में ईदगाह कहानी प्रकाशित होती है, लेकिन आगे चलकर कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 में इसका संकलन किया गया है। वैसे मानसरोवर कितने खंडों में है? जैसे ही मैंने बोला, आप लोग तुरंत हाथ उठा दिए कि जी सर, 8 खंडों में बँटा हुआ है। तो इसके पहले खंड में ईदगाह कहानी संकलित है। कहानीकार प्रेमचंद हैं, जिनके बारे में मुझे बताना ही नहीं है। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे, शुरुआत में ही हमने कहा कि ये बचपन के दिनों को याद दिलाएगी कि जब हम बचपन में मेले देखने जाया करते थे, अपने घर परिवार के साथ या फिर दादा-दादी के साथ। वैसे ही बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। इसमें पूरा ग्रामीण परिवेश यथार्थ की तरह उपस्थित किया गया है और मेले जाने का जो बच्चों में उत्साह है और खिलौने खरीदने का जो उत्साह है, वो बखूबी मुंशी प्रेमचंद ने इसमें उभारा है। यहाँ पर बच्चों को तो केंद्र में रखा गया है, लेकिन ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इस पर्व को लेकर चिंतित भी हैं कि पर्व पर जो खास खुशी होती है, उसके लिए धन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर्व में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं खाने-पीने के लिए या फिर इधर-उधर देने के लिए, उसको लेकर कुछ परिवार हैं जो कि चिंतित भी हैं। आगे कहानी में पूरा आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगर हम मुख्य पात्रों की बात करें, तो इसमें 5 बच्चे इस कहानी के केंद्र में हैं और उनका नायक है, जो इस कहानी में पात्र है हामिद, जिसका कि ज़िक्र हम 5वें नंबर पर किए हुए हैं। तो पाँचों बच्चे कौन-कौन से हैं, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इस कहानी को समझने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महमूद बच्चा है, फिर इसके बाद नूरे है, मोहसिन, सम्मी और हामिद। ये 5 बच्चों की कहानी है और ये बच्चे जब भी मेले में जाते हैं, तो क्या-क्या वो खरीदे हुए हैं, उनका भी ज़िक्र हमने यहाँ पर कर दिया है। इसलिए किया है कि कई बार हम सुमेलित वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि जब मेले में महमूद गया, तो उसने सिपाही को खरीदा। अक्सर जब मैं मेले में जाता था, तो चश्मा ज़रूर खरीदता था और एक घड़ी खरीदता था। ये मेरे शौकों में रहता था और आप लोगों के भी अलग-अलग शौक रहे होंगे। कोई बंदूक खरीदता है, जैसे बच्चों के दिमाग में रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। और मेले के दिन
एक बात ये भी होती थी कि आसपास के लोग पैसे भी देते थे बच्चों को कि मेला देखने जा रहे हो तो ये पैसा लो। ये संस्कृति धीरे-धीरे अब कम हो रही है, लेकिन जिस पीढ़ी से हम लोग जुड़े हुए हैं, शायद उस समय कुछ ज़्यादा ही थी। आप लोग कमेंट्स करेंगे कि आप कितनी बातें मैं सही बोल रहा हूँ, कितनी गलत बोल रहा हूँ। वैसे भी मेले का एक अलग उत्साह होता है, तो ये 5 बच्चे मेले देखने जाते हैं और वहाँ पर अलग-अलग खिलौने खरीदे। सिपाही को खरीदता है महमूद, वकील खरीदता है नूरे, भिश्ती को मोहसिन खरीदता है और सम्मी जो है वो धोबिन और खंजरी को खरीदता है। इसके बाद चिमटा, जो कि खिलौने के अंतर्गत नहीं है, लेकिन इसको खरीदता है हामिद। 3 पैसे में इस चिमटा को खरीदता है। अब मेले में केवल खिलौने ही नहीं बल्कि खाने-पीने की जो मिठाइयाँ होती हैं, जिसमें कि महमूद गुलाब जामुन पसंद करता है, उस खरीदता है और चिढ़ाने के लिए सभी थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते हैं हामिद को देने के लिए। लेकिन हामिद कैसे कहानी में उन मिठाइयों के साथ व्यवहार करता है, पूरा हम जब कहानी पाठ करेंगे, तो चीज़ें समझ में आएँगी। मोहसिन जो रेवड़ी खरीदता है और यही 2 मिठाइयों का ज़िक्र इस कहानी में किया गया है, ठीक है? तो ये पूरा पात्र योजना है, अगर हम देखें तो और इसमें जो एक बूढ़ी दादी हैं, अमीना, उनका उल्लेख किया गया है। तो इन पाँचों बच्चों के नामों को ध्यान में रखना है, उनके स्वभावों को ध्यान में रखना है, साथ में ये बूढ़ी दादी अमीना को भी ध्यान में रखना है और ये बूढ़ी दादी किसकी हैं? हामिद की, ठीक है? इसमें आप देख रहे हैं जितने भी पात्रों का नाम है, सब मुस्लिम समाज से जुड़े हुए पात्र हैं, यानी कि विशुद्ध तरीके से ये कहानी ईद यानी कि मुस्लिम परिवार से जुड़ी हुई है। हालाँकि प्रेमचंद ने इसको बखूबी बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से देखा है, इसका चित्रण किया हुआ है। वैसे हमने अब तक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियाँ पढ़ी, चाहे उसने कहा था पढ़ी कहानी, इसके बाद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी को पढ़ा, तो उसमें एक कॉमन चीज़ आ रही थी प्रेम। इस कहानी में भी प्रेम है। ये दादी और पोते के बीच में जो प्रेम है, उसको दिखाने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद ने किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें प्रेम तत्व कहीं न कहीं छिपा रहता है, मौजूद रहता है। बस वो देखने का दृष्टिकोण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी के दिलो-दिमाग में ईदगाह, उससे जुड़े हुए पात्र और ये कहानी क्यों लिखी गई है, वो सभी चीज़ें बैठने लगे होंगे और जैसे-जैसे हम कहानी का पाठ करेंगे, चीज़ें और क्लियर होती जाएँगी। ये कहानी जो है वो 3 दृश्यों में विभाजित है। पहला दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होगा जिसमें रमज़ान के बाद ईद की तैयारी की चर्चा की है। इसके बाद दूसरा जो दृश्य शुरू होता है उसमें नमाज़ पढ़ने की बात है और एक-दूसरे से मिलने के बाद मेले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और तीसरा दृश्य है कि मेले का पूरा दृश्य है जिसमें वो पाँचों बच्चे आपस में संवाद करते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं और बड़ा तर्क-वितर्क करते हैं और बीच में लड़ने भी लगते हैं। स्वाभाविक बात है कि बच्चे रहेंगे तो आपस में ज़रूर टकराएँगे, लड़ेंगे भी। और अंत में जो भी खिलौने बच्चों ने खरीदा है, उन खिलौने की हालत क्या हुई है, इसका भी बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से चित्रण प्रेमचंद ने किया हुआ है। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, बस ज़रूरत है आपको धैर्य से सुनने के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि पहले कहानी के बारे में अच्छे से बता दिया जाए, ताकि आप कम समय में इस कहानी को समझ जाएँगे। चलते हैं, कहानी का पाठ करते हैं। कहानी जो ईदगाह है, इसकी शुरुआत देखेंगे आप, तो लगेगा कि प्रेमचंद के हृदय में जो कवि हृदय है, वो दिखाई पड़ता है। वो लिखते हैं, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। देख रहे हैं, प्रेमचंद जो कि कथाकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक छोटा-सा कोना ऐसा है, जो कि कवि हृदय है। जैसे कवि प्रकृति को देखते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि प्रेमचंद का समय भी उसी युग का है। लगभग आप देखेंगे कि छायावाद के समय का ही है। जहाँ छायावादी कवि प्रकृति से जोड़कर कविताएँ लिखा करते थे, वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय और समाज का प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो प्रेमचंद के रचनाओं में भी कई बार हम देखते हैं कि काव्यात्मकता दिखाई पड़ती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सूक्ष्म दृष्टिकोण जो दृष्टि मैं आप सभी को दे रहा हूँ, वो एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़े होने के बावजूद ये दृष्टि मेरे अंदर आई हुई है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं रचनाओं को पढ़ता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ यहाँ पर। तो जोड़कर कैसे पढ़ा जाता है,
ठीक है। तो देखिए प्रेमचंद कैसे शुरुआत कर रहे हैं ईदगाह की, कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, रमजान जो एक खास त्योहार है जिसमें कि 30 दिन में लोग व्रत रहते हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज में आप देखेंगे उनका अपना अलग रूल एंड रेगुलेशन है। चीजों को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 30 दिन जैसे बीते हैं, रोज एक रोजा प्रक्रिया है रमजान को पूरा करने की। उसके बीतने के बाद ईद आई है और चारों तरफ का वातावरण क्या है, चारों तरफ सुहावना प्रभात है, अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूर्य देखिए विरोधाभास है यहाँ पर। सूर्य वैसे शीतलता के लिए नहीं जाना जाता है, वो ताप के लिए जाना जाता है, तापमान के लिए जाना जाता है। लेकिन माहौल ऐसा है कि इसके अंदर भी शीतलता आ गई है। वो देखने में प्यारा लग रहा है, शीतल लग रहा है और लग रहा है कि आज वो थोड़ा-सा लोगों को ईद मनाने की छूट दिया हुआ है, बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ज़ाहिर-सी बात है कि त्योहार का वातावरण है, तो ये हलचल रहेगा। अक्सर आप देखेंगे कि शहरों में जो भी हलचल होती होगी, लेकिन गाँव की हलचल एक अलग तरीके की होती है। त्योहारों के माध्यम से लोग एक-दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, उसको भूलकर दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो गाँव में इसी तरीके की हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी। किस तरीके से ईदगाह जाने की तैयारी हो रही हो, पहला दृश्य यहाँ पर आपके सामने प्रेमचंद प्रस्तुत कर रहे हैं। और लोगों में कैसी हलचल है, सब लोग अपने-अपने कामों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग पहले अपने कपड़ों को रखे हुए हैं, पता चला कि कपड़े निकाले बॉक्स से और देख रहे हैं उसमें बटन नहीं है, तो बटन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सुई धागा लाने के लिए दौड़ रहे हैं। किसी के जूते कड़े-कड़े रखे-रखे कड़े हो गए हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक नुमा जूते होते हैं वो ज़्यादा कड़े हो जाते हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। इसके बाद जो किसान है या फिर जो जिनके घर पे बैल इत्यादि हैं, वो सानी पानी दे रहे हैं और इस अनुमान से कि ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी ये जो दृश्य है ये सुबह का है। ऊपर में बता दिया गया कि ये सुहावना प्रभात है, ठीक है? 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना-भेंटना, 3 कोस दूर ईदगाह बनाई गई है। मतलब कि जो गाँव है या फिर जगह है, उसे थोड़ा-सा आउटर में बनाया गया है और ये सभी चीज़ें इसीलिए आउटर में बनाई जाती हैं कि इसी बहाने लोग थोड़ा-सा घर से दूर निकलेंगे। पैदल रास्ता जाना है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना-भेंटना है, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जाते-जाते दोपहर तो हो ही जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, जो उस एरिया के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। जो लोग परिपक्व हैं, बड़े हो चुके हैं, जिनको रमज़ान के महत्व का पता है, वो तो रोज़े रख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, उनके लिए ईद का ईद की प्रतीक्षा है कि कब हम घर से बाहर निकलें और ईदगाह पहुँचे। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अक्सर हम त्योहारों का नाम रटते रहते हैं कि होली है, दिवाली है, दशहरा है, छठ है, इस तरीके से त्योहारों को हम रटते रहते हैं और वो त्योहार अपने नियत समय पर आ ही जाते हैं। और इन त्योहारों के अतिरिक्त हमारे परीक्षार्थियों के लिए त्योहार है परीक्षाओं की डेट, ठीक है? तो वो भी किसी त्योहार से कम नहीं है। तो मन में आता है कई बार कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम उसको अपने से जोड़ते हुए चलें। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं यहाँ पर आप सभी को बोल रहा हूँ, वो आप कभी ना समझे हों, ठीक है? तो ईद की प्रतीक्षा थी बच्चों को, ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? एकदम से बच्चे उतावले हैं ईदगाह जाने के लिए। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? इनको ना रोज़े का मतलब है कुछ और ना गृहस्थी की चिंताओं का कोई मतलब है। सवैयों सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। कोई मतलब नहीं है कि घर में किस चीज़ की कमी है। ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे ही जब इस ज़िम्मेदारी को लेना शुरू कर देंगे, तो फिर बूढ़े-बड़े क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो
बच्चों का काम उत्साह, वो अब खुश हैं कि आज ईदगाह जाना होगा और मेला देखेंगे। सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसमें खिलौना खरीदेंगे, मनपसंद अपनी चीज़ों को खाएँगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो घर के लोग हैं, जो गृहस्थी की ज़िम्मेदारी उठाए हुए हैं, वो चिंतित हैं कि सेवइयों के लिए दूध और शक्कर लाना पड़ेगा, ठीक है? ये तो सेवइयाँ खाएँगे, वो क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनके क्या मालूम है कि जो अब्बाजान हैं, उनके पिताजी हैं, वो चिंतित होते हुए चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आँखें बदल लें, तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यहाँ पर 2 त्योहारों को एक जगह जोड़ दिया कहानीकार ने कि अगर खुशी है तो ईद है और मातम आ गया तो मुहर्रम हो गया। ये दोनों त्योहार एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं, विपरीत हैं। ईद खुशी का प्रतीक है और मुहर्रम मातम का प्रतीक है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि खुशी वाले त्योहारों में चीज़ें अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो मातम में बदल जाती हैं। अक्सर आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, मान लीजिए हम दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पता चला कि कहीं आग लग गई, किसी का घर जल गया, तो फिर वो मातम में बदल जाता है। यहाँ पर अभी खाने-पीने की बात की जा रही है। ईद के लिए लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई यहाँ पर खान-पान है, तो वो सेवइयाँ हैं। सेवइयाँ आप लोगों ने भी खाया होगा, दूध और शक्कर और उसमें एक पदार्थ और डाला जाता है, जो कि सेवई इसको कहा जाता है। हमारे पूर्वांचल में भी बनता है और बाकी आप लोगों के इलाके में भी बनता होगा। हो सकता है कि इसका नाम अलग-अलग हो सकता है। चूँकि प्रेमचंद वाराणसी के थे और हम गाज़ीपुर से हैं, तो चीज़ें जो शब्द हैं, एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, तो इस कहानी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई साउथ इंडिया का विद्यार्थी जुड़ा होगा, तो उसके लिए थोड़ा-बहुत यहाँ पर शब्दों को लेकर दिक्कत हो रही होगी। वैसे भी इसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। हिंदी और उर्दू दोनों शब्दों को आप कहीं न कहीं देखेंगे। वैसे ये पूरी कहानी का जो शीर्षक है ईदगाह, वो खुद उर्दू शब्द से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रेमचंद ने बच्चों की खुशी के साथ-साथ परिवार में जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो भी ईद की तैयारियाँ हैं, उसको लेकर चिंता है, उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दोनों पक्षों को देखा है। आगे लिखते हैं कि उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार-बार जेब से अपना खजाना निकाल-निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ये बाल मनोविज्ञान है। जब भी जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जब मेले देखने की बारी आती थी, तो कोई अगर रिश्तेदारी से आया है, आस-पास वाले जिनके पास पैसा है, वो बच्चों को देते थे 10-20 इस तरीके से। उस ज़माने में इतना काफ़ी था, जब मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो पॉकेट में बच्चे रखे रहते थे, गिनते थे कि मेरे पास ₹30 है, मेरे पास ₹20 है। इस कहानी में पैसे में गिने जा रहे हैं। उस समय पैसा 1933 में बहुत रहा होगा। बच्चों का जो आप देख रहे हैं कि उत्साह है, वो बार-बार बच्चों पैसे निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं, फिर रख ले रहे हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हो गए। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएँगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या-क्या। ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे मेला जाने से पहले ही ये चीज़ निर्धारित कर लिए हैं कि उनको क्या-क्या खरीदना है। ये है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोभाव। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला-पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गई। अब इसमें जो तीसरे पात्र की चर्चा प्रेमचंद कर रहे हैं उसका नाम है हामिद। महमूद की बात कर लिया उन्होंने, मोहसिन की बात कर लिया, हामिद का परिचय उन्होंने दिया और परिचय भी देखिए किस तरीके का है। चूँकि इस कहानी का नायक हामिद है, वो 4-5 साल का लड़का है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान में रखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए ऑप्शन में 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या होगा? देखा जाए तो सही उत्तर तो दोनों होंगे, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो भी एग्ज़ामिनर है, वो इस तरीके का पेपर बनाएगा कि उसमें चाहे तो 4 रखे, चाहे 5 रखे, ठीक है? तो हमें तो दोनों वर्षों को ध्यान में रखना है, यानी कि कहानीकार हामिद के असली उम्र से परिचित नहीं है। वो देखकर बता रहे हैं कि 4-5 साल का होगा, ये अनुमान है। कैसा लड़का है? देखने में तो गरीब है, लेकिन हैंडसम है, सूरत उसकी अच्छी है, देखने में क्यूट लग रहा है। कोई भी उसको अपनी गोदी में उठा सकता है। चूँकि 4-5 साल का है तो गोदी में उठाना थोड़ा मुश्किल ही होगा लेकिन दुलार तो कर ही सकता है।
दुबला पतला है, बहुत हट्टा कट्टा नहीं है। यानी कि हामिद का जो यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है वो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बताने में काफी सक्षम है। हामिद के पिताजी जो थे वो हैजे की भेंट चढ़ गए थे, यानी कि उनको हैजा हो गया था। और माँ भी, जो हामिद की माँ है, वो भी चिंता में लगातार पीली होती जा रही थी, मतलब उसके अंदर भी खून की कमी होती जा रही थी और दुखी थी। और एक दिन वो भी क्या हो गई, मर गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हामिद जो है वो अनाथ बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके माता पिता दोनों नहीं है। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, माता जी उसकी कैसे मरी पता नहीं चला कि कैसे मर गई। हो सकता है कि कई बार चिंतित होते होते खाना पीना अगर कोई छोड़ देता है तो एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। सहती भी तो कौन सुनने वाला था, अगर वो बीमारी का पता चलता भी तो कौन सुनने वाला है, उसकी दवाई करने वाला कोई नहीं था। जब पिताजी ही नहीं थे, उसके पति ही नहीं थे, तो फिर कौन उसकी देखभाल कर सकता है। दिल पर जो कुछ बीतती वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। कई बार हम अपने दुखड़े को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो अगर संवेदनशील है तो उस चीज को समझता है, नहीं तो कई बार दुख का लोग उपहास भी उड़ाते हैं। तो लोग अपने दुखों को धीरे धीरे किसी से बताना बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ वही स्थिति बताई गई है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। क्योंकि हामिद अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, बची है अगर कोई तो उसकी बूढ़ी दादी है, अमीना। अमीना देखा जाए तो अपने 3 निकटवर्ती संबंधों को खो चुकी है। अपने पति को खो चुकी है, अपने बेटे को खो चुकी है और अपनी बहू को खो चुकी है। यानी अपने को कितना मजबूत की होगी, इसको आप समझेंगे तभी सही लगेगा। तो हामिद अपनी दादी के साथ रहता है, उसी के गोद में सोता है, उसी को अपनी मम्मी मानता है, अपनी पापा मानता है, अपनी दादा मानता है, जो भी लोग रिश्ते जो निकट होते हैं, जो स्नेह से भरे रहते हैं, हामिद उस चीज को अनुभव करता है। रिश्तों को अनुभव किया जाता है, अनुभूत किया जाता है, तभी ये पता चलता है कि ये रिश्ता हमारे लिए कितना खास है। इसीलिए एक शब्द है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो हामिद दादी की गोद में सोता है और प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। हामिद को यह पता है कि उसके अब्बा जान कहीं बाहर गए हुए हैं, उसको ये नहीं मालूम है कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो एक कल्पना किया हुआ है, जिसको कि फैंटेसी के रूप में हम देख सकते हैं कि वो रुपए कमाने गए हैं। हामिद को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का पता है, जो कि 4-5 साल का बच्चा है। आजकल 4-5 साल के बच्चे क्या कर रहे होंगे आप लोग आसपास जरूर देखते होंगे, लेकिन हामिद का जो चित्रण यहाँ पर प्रेमचंद ने किया है वो बड़ा ही सोचने वाला है। हामिद को पता है कि उसके पिताजी रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लानी गई। ये चीजें सोच सोचकर हामिद अपना खुश है और दादी के साथ रहता है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। प्रेमचंद ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही, आशा तो बड़ी चीज है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आप सभी से जुड़े हुए हैं आशा को लेकर ही। अगर किसी जीवन में आशा न रहे तो जीवन देखेंगे कि निराश हो जाएगा, लोग टूट जाते हैं। इसलिए आशा को बचा कर रखना है। तो आशा बड़ी चीज है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि उम्मीद रखो, आशा रखो, धीरज रखो, एक दिन अच्छे दिन होंगे और एग्जाम होंगे, नौकरी मिलेगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये तो इसी तरीके से आशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक जीवन रहेगा कोई ना कोई चीज कमी आपको दिखाई पड़ती ही रहेगी। प्रेमचंद ने लिखा कि आशा बड़े भी रखते हैं, बूढ़े भी रखते हैं और बच्चे भी रखते हैं। और बच्चों की आशा कल्पना से तो राई का पर्वत बना लेते हैं। बच्चों की जो कल्पनाशीलता होती है काफी बड़ी होती है। कहा जाता है कि बच्चों के उत्तर देने काफी मुश्किल होते हैं, कुछ भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं और आप वहां पर बताने में आपकी बोलती बंद हो सकती है। अब बच्चे पूछ देंगे कि मछली जल में ही क्यों रहती है, मछली की तरह हम क्यों नहीं तैर सकते हैं, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। और शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ेंगे, उसमें भी शेखर जो है अपने पिताजी से काफी सवाल करता है और इसके बदले में वो डांट भी सुनता है। यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद ने बताया कि बच्चों की कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, हामिद के पास जूता नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है।
जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद हामिद के पास जूते नहीं है, एक पुरानी धुरानी टोपी है और वो भी मैली सी लग रही है, फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है। अब टोपी किस तरीके की? टोपी नॉर्मली जिस टोपी की मैं बात कर रहा हूँ वैसे नहीं। आप देखेंगे मुस्लिम संप्रदाय में एक समाज में टोपी होती है जिसमें थोड़ा जाली-जाली टाइप का रहता है। आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, ठीक है? और वो भी उसका जो पट्टा है, वो भी काला पड़ गया है, मतलब मैला-कुचैला, उसको भी साफ करने के लिए सोडा इत्यादि नहीं, वॉशिंग पाउडर नहीं है, फिर भी उसको लगाकर वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएँगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। वो इसी चीज़ में है कि एक दिन हमारे अच्छे दिन आएँगे क्योंकि हमारे अब्बा जान कमाने गए हुए हैं और हमारी जो अम्मी जान है, वो भी हमारे लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने गई हैं और जब आएँगी, तो मेरे पास सारी चीज़ें नई-नई होंगी। तब देखेगा महमूद। और अक्सर जो बच्चों में एक स्पर्धा होती है, वो गज़ब की होती है। यहाँ पर देखिए हामिद के अंदर भी स्पर्धा है। तब वो बोलता है अपने मित्रों को याद करता है कि तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन इसका किससे है? महमूद से है, मोहसिन से है, नूरे से है और सम्मी से है। ठीक है? इन्हीं चारों बच्चों के साथ हामिद की पूरी कहानी प्रेमचंद ने रची हुई है ईदगाह के माध्यम से। तो उसके दिमाग में है कि जो हम हमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी बार-बार चिढ़ाते हैं, अब वो कहाँ से पैसे निकालेंगे? मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। इधर हामिद कल्पना में खोते जा रहा है, लेकिन जो अमीना है, उसकी दादी है, वो कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। ये देखिए, ये है विडंबना। जहाँ बच्चा खुश है, वो तमाम चीज़ों को सोच रहा है कि ये चीज़ होगी, लेकिन अमीना वास्तविकता को जान रही है और वो बैठकर रो रही है और वो कह रही है कि आज ईद का दिन है और घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? वो अपने बच्चे को याद कर रही है, आबिद को। हामिद तो है, लेकिन आबिद अगर होता तो क्या इसी तरीके से ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? और फिर अपने ऊपर ही झल्ला रही है और फिर त्योहार के ऊपर। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने-जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। हामिद को इन ज़िम्मेदारियों का कोई पता नहीं है क्योंकि वो 4-5 साल का बच्चा है, कैसे ज़िम्मेदारियों को समझेगा? लेकिन प्रेमचंद यहाँ पर लिखते हैं बड़ी बात, कि उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है कि चीज़ें ठीक होंगी। विपत्ति अपना सारा दल-बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, "तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना।" हामिद मेले जाने का इंतज़ार कर रहा है, ईदगाह जाने का मतलब उसकी प्रतीक्षा में है, खुश है वहाँ जाने के लिए और दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अक्सर जो बाल मनोभाव है, वो यहाँ पर प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उसी भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सा जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएँगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, माँगे ही का तो भरोसा ठहरा। यहाँ पर अमीना पूरा सोच रही है, ठीक है? उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे। एक यहाँ पर पात्र हैं, ये सब गौड़ पात्र हैं, जैसे कि आबिद हो गया, फ़हीमन हो गया, कायम अली जो ऊपर आया था, ये सब गौड़ पात्र हैं। फिर भी आप याद रखिए, में भी पूछा जा सकता है, अगर चकमा देने के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अमीना सोच रही है कि हम हामिद को कैसे अकेले छोड़ेंगे? मैं भी जाती तो अच्छा रहता। इस दुनिया में अगर कोई उसका सब कुछ है, तो मैं ही हूँ। मैं इसको कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ? लेकिन दूसरी तरफ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, उसके बारे में भी सोच रही है। अचानक उसको याद आता है
कि फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? ग्वालन मतलब यहाँ पर एक और पात्र है जो कि दूध इत्यादि का जो व्यवसाय लोग करते हैं। जो भी अमीना ने पैसा सिलकर पाया हुआ था, उसको भी किसी को दिया है। हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। हामिद अपने जेब में कितने पैसे लेकर घूम रहा है? 3 पैसे लेकर घूम रहा है। 5 अमीना के बटुए में है, उसके पर्स में। यही तो विसाख है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी, क्योंकि इस समाज का ये बड़ा त्योहार है और खुशी का त्योहार है, तो सभी लोग आते जाते हैं, इसी बहाने मिलते जुलते हैं और अपने कुछ अधिकार होते हैं। आप याद कीजिए कि हिंदू धर्म में भी जो भी त्योहार है, खासतौर से होली हो गया, दिवाली, दशहरा, इसमें भी इस तरीके के जो भी जिसको हम बोलते हैं पुरोहित टाइप के या फिर जजमान बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब इनका भी हिस्सा रहता है, धोबी का, नाइन का, मेहतरानी का, चुड़ियारिन का और भी ढेर सारी हैं। सभी लोग आएँगे, ये चिंता भी अमीना को सता रही है। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता, किस-किस से मुँह चुराएगी। सेवइयों को लेकर चिंतित है कि अगर नहीं बनाऊँगी तो क्या दूँगी उन लोगों को? और मुँह क्यों चुराएँ? साल भर का त्योहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएँगे। ये तो दृश्य रहा पूरा हामिद और उसकी दादी के दिमाग में क्या चल रहा है उसका। अब प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि गाँव से मेला चला। मेला शब्द अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। आप कल्पना कीजिए अगर आपका घर सड़क के किनारे होगा, तो कैसे मेला में लोग जाते हैं, बढ़िया से पहन-ओढ़ कर जाते हैं और कोशिश लोग करते हैं कि पैदल चलें। पैदल चलकर मेला देखने का आनंद अलग ही होता है। अपेक्षा आप अगर जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या फिर गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल चल के मेला जाने में आनंद आता है। अब यहाँ पर गाँव से मेला चला, एक निर्धारित टाइम भी होता है, लोग इकट्ठा होते हैं और फिर मेला देखने जाते हैं। इसी तरीके से एक कहानी आएगी लाल पान की बेगम, उसमें भी मेले का दृश्य है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रेमचंद लिखते हैं कि गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चे धीमे-धीमे नहीं चलते हैं, दौड़-दौड़ कर जाते हैं। आप भी अपने उस बचपन को याद कीजिए कि कितना लोग चिल्लाते थे कि बाएँ चलो, अरे गाड़ी उधर से आ रही है, दबा देगी, तो फिर मेला निकल जाएगा। इस तरीके से कई बार तो मैंने देखा कि मेले में जाते-जाते भी कई बच्चों की पिटाई हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे धीमे-धीमे नहीं जा रहे हैं। कभी दौड़ के चले जा रहे हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं कि अरे! वो लोग तो बहुत पीछे हैं, फिर रुक जा रहे हैं वो। किसी पेड़ के नीचे रुक जा रहे हैं और लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे-धीरे चल रहे हैं? बच्चे देखिए, यहाँ पर धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके कदम तो धीरे-धीरे ही चलते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये लोग इतना धीरे-धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। यहाँ पर देखिए इस कहानी का जो नायक है, प्रेमचंद की नज़र इस कहानी पूरा फ़ोकस है हामिद के ऊपर। हामिद बहुत तेज़ी से चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि पंख लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी-कभी कोई लड़का ककड़ी कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हँस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बच्चे रास्ते में जा रहे हैं तो नॉर्मली नहीं जा रहे हैं, वो बल्कि कुछ न कुछ अपने बचपना को दिखाते हुए, हरकत करते हुए जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि शहर का किनारा आ गया है, जहाँ पर उनको जाना है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं और उसमें बगीचे में चारदीवारी भी लगी हुई है। उसमें आम लगे हुए हैं और लीचियों के पेड़ हैं। कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, वो कंकड़ मार रहे हैं, तब तक माली आता है और ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों को वो कुछ बोलता होगा, अच्छी बात तो नहीं बोलता होगा, गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहाँ से 1 फरलांग पर दूर हैं। 1 फरलांग यहाँ पर दूरी का मानक है और खूब हँस रहे हैं और माली को उल्लू बना रहे हैं। अभी जैसे कई बच्चे अभी भी वर्तमान समय में हैं,
कोई बात कहते हैं तो बोलते हैं कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। चूंकि ये सब मोबाइल का प्रभाव है, लेकिन उस जमाने में बच्चों का उल्लू बनाने का तरीका अलग था। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को उल्लू बनाया होगा। आगे लिखते हैं प्रेमचंद कि बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। क्योंकि शहर अब आ गया है तो वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी, फिर अदालत न्यायालय दिखाई देगा, फिर कॉलेज दिखाई देगा, फिर क्लब घर दिखाई देगा। अब बच्चों के लिए उत्साह का क्षण है। अब वो इन सबको देखकर बड़ा अनुमान लगा रहे हैं। आगे लिख रहे हैं प्रेमचंद, इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये जो वाक्य है अभी पिछली बार यूजीसी नेट के प्रश्न में आया हुआ था। ठीक है, पेपर में आया था कि इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तो देखिए, इसी कहानी से ये पंक्तियां उठाई गई थी। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक कर आराम से आप सभी से चर्चा कर रहा हूं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारे सामने लाखों विद्यार्थी बैठे हुए हैं और जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो जब खुद टीचर बन जाए तो भी इसी आत्मीयता के साथ इस कहानी का पाठ करेंगे। अब लड़कों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। हामिद याद करता है कि उसके भी मदरसे में, हामिद कहाँ पढ़ता है? मदरसे में पढ़ता है। और दो तीन बड़े लड़के हैं। अक्सर आप देखेंगे कि कक्षाओं में अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे रहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी एक ही उम्र के हैं, कुछ उसमें बड़े रहते हैं, कुछ छोटे भी रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने दिनों को याद कीजिए। तो हामिद याद करता है कि हमारे भी मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। रोज मार खाते हैं और कोई भी काम दिया जाता है, होमवर्क इत्यादि दिया जाता है तो उससे जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरीके के तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं। अक्सर बच्चों के बीच में कुछ बातें फैली रहती हैं कि कैसा क्लब कैसा होता है, अदालत कैसी होती है, हॉस्पिटल कैसा होता है, कॉलेज कैसा होता है। चीजें फैली हुई हैं चारों तरफ। यहाँ भी प्रेमचंद बता रहे हैं कि हामिद अपने मन में सोच रहा है कि सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं। कहाँ? क्लब घर में। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मेमे खेलती हैं। सच है, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। ऊपर का जो पैराग्राफ है वो एक तरीके से बच्चों के मन में चलने वाली जो बातें हैं उनका प्रेमचंद ने चित्रण किया हुआ है। अब देख रहे हैं कि यहाँ शाम को साहब लोग खेलने आएंगे और बड़े बड़े आदमी, मूछे दाढ़ी वाले आदमी हैं, और साथ में महिलाएं भी उसमें हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। अपने परिवार को भी याद कर रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। महमूद बोलता है कि हमारी जो अम्मी जान है वो थोड़ी कमजोर है, जैसे ही बैट उठाएंगी उनका हाथ कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। इसमें अपने भगवान को याद कर रहा है वो। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। ये बच्चे भले ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद इन बच्चों के बहाने ग्रामीण परिवेश की स्त्री और शहरी परिवेश की स्त्री में कौन मजबूत है उसको भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। भले शहरी परिवेश की महिलाएं दिखावटी में ऊपर से अपने को मजबूत दिखाएं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के सामने वो नहीं टिक सकती हैं। वो जो ताकत होती है, ग्रामीण महिलाएं भले पतली दुबली होती हैं, लेकिन जब आता है तो सबसे ज्यादा हिम्मत उनके अंदर दिखाई पड़ती है। मोहसिन ने उस बात को बड़ा ही क्लियर कट यहाँ पर बता दिया है कि लुढ़क जाएंगे, ऐसी बात है। मेरी मम्मी तो आटा पीसती हैं, उस जमाने में महिलाएं चक्की चलाती थी, अब तो चक्की का रोल ही खत्म हो गया। आजकल लोग पेट को अंदर करने के लिए चक्की का अभ्यास करते हैं, इस तरीके से काल्पनिक चलाते हैं।
मैं एक बार योगा में गया था तो इसी तरीके से बताया जा रहा था कि चक्की चलाइए, तो मुझे याद आने लगा अपनी दादी ओदी का। हालाँकि अब तो चीज़ें खत्म हो गई हैं सब, अब मशीनी युग में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उस ज़माने में वो लोग करती थी। चक्की के साथ-साथ एक दाल पीसने वाली भी होती थी, ठीक है ना? अलग-अलग था। एक वहाँ पर धान कूटने वाला था, तो वो कहीं न कहीं एक्सरसाइज़ हो जाता था। जो एक्सरसाइज़ हम लोग जाकर जिम में करते हैं और खूब पैसा लुटाते हैं और जब तक करते हैं तब तक शरीर सही रहता है और जैसे ही छोड़ देते हैं, तो दुगनी तेज़ी से शरीर मोटा होने लगता है। लेकिन वो ज़माना था 1933 के आस-पास का, जिसमें महिलाएँ घर में हर टाइम के लिए आटा पीसती थी। जितना पीसती थी उतना वो बन भी जाता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कैसे कमज़ोर हो सकती हैं और न सिर्फ़ आटा पीसती हैं बल्कि सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं। उस समय कुएँ में से पानी भी निकाला जाता था, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें अब केवल प्रतीक के तौर पर है। नए बच्चे जो अभी नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, हो सकता है कि उनके लिए ये सब अजनबी हो जाए। लेकिन ख़ास तौर से अगर मैं अपनी पीढ़ी से जुड़ूँ, हालाँकि मैं भी बहुत पुरानी पीढ़ी का नहीं हूँ, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा देखा है। ऐसा लगता है कि ज़रूर कहीं न कहीं देखा होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो महिलाओं जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, वो बहुत कमज़ोर नहीं हैं, भले उनको लोग बुद्धू समझते हों। और यहाँ पर बताया मौसी कि 5 घड़े तो मेरे भैंस पी जाती। अगर किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखें तले अंधेरा आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। आँखों तले अंधेरा कब आता है? जब कमज़ोरी आ जाती है। मैम भले इंग्लिश में बात करें, उठे-बैठें, लेकिन मेहनत वाला काम शायद वो ना कर पाएँ। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद जो महिलाओं का है, ग्रामीण बनाम शहरी महिलाएँ, उनका भी यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। इसी बीच फिर महमूद बोलता है, महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल-कूद तो नहीं कर सकती? मोहसिन, हाँ, उछल-कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच, बोलता है कि सच में बताऊँ? जिस उछल-कूद और दौड़ने की बात कर रहे हो, तो एक बार हमारी गाय खुल गई थी मतलब अपने खूँटे से निकल गई थी, तो चौधरी साहब के खेत में चली गई। वहाँ पर अम्मा उसके पीछे-पीछे इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं भी उनका पीछा नहीं कर पाया। यानी कि ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग दौड़ती भी हैं, उस चीज़ को करती भी हैं। अभी ये सब बातें चल रही हैं। संवाद देखिए बच्चों का किस तरीके से है। अब बात करते-करते आगे बढ़ते हैं। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं, आज खूब सजी हुई थी। न सिर्फ मेले का इंतज़ार ये बच्चे कर रहे हैं, बल्कि हलवाई भी आम मेलों का इंतज़ार करते हैं। जिनकी दुकानें पहले व्यवस्थित नहीं रहती हैं, लेकिन आप मेले में जाएँगे, तो पूरा दुकानों को सजाया जाता है और कुछ तो माइक भी रखे रहते हैं, उसी में बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर हलवाइयों की दुकानें शुरू हुईं, आज खूब सजी हुई थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक-एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है, वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। मेले में नकली रुपए भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के दिमाग में वो सारी बातें आ रही हैं जो अपने बुजुर्गों से उन्होंने सुनी है, बड़े बूढ़ों से सुनी हुई है, उसको भी बीच-बीच में वो सब ला रहे हैं। हामिद को ये यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएँगे? हामिद को ये बात उसको विश्वास नहीं कर पा रहा है, कह रहा है कि इतने रुपए जिन्नात कहाँ से ला पाएँगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिसे जिस खजाने में चाहे चले जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस फेर में? ऐसा लग रहा है कि मोहसिन को ज़्यादा जानकारी है जिन्नातों के बारे में। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए, उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएँ। तो बच्चों की बात काफ़ी निराली होती है और जिस तरीके से प्रेमचंद ने कहा कि कल्पना से वो राई से पर्वत भी बना देते हैं। अब देखिए मिनटों में 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएँगे। ये यहाँ पर मोहसिन कह रहा है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े-बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक-एक आसमान के बराबर होता है जी। मोहसिन तो जिन्नातों का पूरा विशेषज्ञ है। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। यानी वो इतना बड़ा है, पूरा ज़मीन पर खड़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर ये भी शक्ति है कि एक लोटे में भी घुस जाए। मतलब मायावी तरीके का जिन्नात है। हामिद,
लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। अब जिन्नात के बाद मोहसिन एक और पात्र को इसमें घुसा देता है, जो है चौधरी साहब। चौधरी साहब की महिमा बताता है कि अगर कोई चोरी कर ले तो भी बता देते हैं कौन किया है और नाम भी बता देते हैं। अब एक घटना का जिक्र कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को रास्ते को भी आगे आगे बढ़ते जाना है और उसमें कहानियां भी बताते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पहली बार यहाँ पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, साथ में जा रहे हैं मेला देखने। एक घटना का जिक्र कर रहा है। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वह वहीं मिला। ठीक है, बछड़ा घूमते घूमते मवेशी खाने में चला गया था और लोगों के दिमाग में ये बात आ नहीं रही थी, लेकिन चौधरी साहब इस बात को बताकर उस एरिया में फेमस हो गए कि ये कुछ भी बता सकते हैं, आप चाहें तो इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। चौधरी साहब को खबर कौन देता है? जिन्नात देते हैं, ऐसा मोहसिन ने बताया है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। ये भी उस दौर की कहानी है जब ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता था जिनके पास ज्यादातर धन होता था। आज भी इसी तरीके का है, ठीक है ना। तो हामिद के मन में एक सवाल आता है कि इसीलिए चौधरी साहब के पास लोग जाते हैं और जाते ही नहीं बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं। इसके बाद ये लोग आगे चलते जा रहे हैं। यह पुलिस लाइन है। बात करते करते वो लोग कहाँ पहुंच गए? पुलिस लाइन के पास। यही सब कॉन्स्टेबल कवायद करते हैं। जो भी पुलिस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कवायद करते हैं मतलब परेड करते हैं या फिर ड्रिल करते हैं। जो भी विद्यार्थी एनसीसी किए होंगे वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे जैसे ये लोग चले, पुलिस लाइन आ गई और फिर वहां पर कांस्टेबल रहते थे, जिनको कि हम कांस्टेबल बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, सिपाही बोलते हैं। उनका जिक्र यहाँ पर है। राइट एंड फाइफों रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। बता रहा है इसमें कि पुलिस हैं जो कि रात को पहरा देते हैं और नहीं अगर पहरा देंगे तो चोरियां हो जाएंगी। आगे जो भी प्रेमचंद लिखते हैं बड़ा ही यथार्थवादी प्रसंग है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। मोहसिन ने ऊपर की बात को काटा। उसने कहा, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हरकत हजरत अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। बच्चों के बहाने ही प्रेमचंद ने वो जो यथार्थ है उसको प्रस्तुत कर दिया है, जो चोर और सिपाही का रिलेशन है। कई बार लोग कहते हैं कि बच्चों के बहाने असली असली बातें भी कही जा सकती हैं। यहाँ पर प्रेमचंद ने उसी चीज को बखूबी दिखाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले ये पहरा देते हो लेकिन इनकी भी 60 गांठ होती है चोरी कराने में। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। भ्रष्टाचार का भी इसमें जिक्र कहीं न कहीं प्रेमचंद कर रहे हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। सभी लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले चाहते हैं कि हम धन संपत्ति से आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो तो भी ऊपर वाला, बुरा हो तो भी ऊपर वाला। तो अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने न सिर्फ ईदगाह की चर्चा किया है, बल्कि उस समय जो भी भ्रष्टाचार था, खासतौर से सरकारी नौकरियों में, उसका भी जिक्र उन्होंने बड़ी ही सरलता से कर दिया है। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला। मोहसिन थोड़ा सा हामिद से बड़ा है और उसको लगा कि बच्चे हो अभी। दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं।
ईदगाह कहानी से लिया गया है। मोहसिन इस बात को कह रहा है कि हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। मोहसिन को इस बात का पता है कि लूट खसोट भले करें, लेकिन लूट खसोट जो है वो हराम की कमाई हराम में ही चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इसे तो हम लोगों को भी सीखना चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी से क्या बार बार बोलता हूं कि बच्चों को पढ़ाना है तो दिल से पढ़ाइए, आत्मीयता के साथ पढ़ाइए। कोर्स के नाम पे लूट खसोट मत मचाइए, नहीं तो फिर आराम का माल हराम में जाता है। ये जो कथन है ये सही हो जाएगा। और वैसे आजकल की जो सोसाइटी है वो इन्हीं लोगों का ज्यादा सम्मान करती है। अगर मैं आप सभी को फ्री में पढ़ाता हूँ तो लोगों को लगता है कि इसके मुंह में दर्द होती है, तो ये पढ़ा रहा है, पढ़ाना है तो पढ़ाइए, और हम तो पेड कोर्स ही खरीदेंगे, कितना भी लुट जाएंगे। तो ऐसे लोगों का ही सम्मान है। और अपने आसपास में भी देखेंगे, एक जगह मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति फौज से रिटायर हुआ, बड़े ही सम्मान से नौकरी करते हुए रिटायर हुआ, लूट खसोट नहीं किया। और एक व्यक्ति बहुत लूट खसोट किया। तो गांव वालों ने कहा कि बड़े ही ईमानदारी से नौकरी की लेकिन बेचारे कुछ बना नहीं पाए। इन्हीं के साथ एक लोग ज्वाइन किए थे, उन्होंने बड़ा कुछ बना लिया, बड़ा धन संपत्ति उनके पास। तो इज्जत या किसके बारे में चर्चा हो रही है? जिसके पास हराम का माल है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था। और शिक्षक पेशा में तो इस तरीके से हराम का माल कमाना और भी पाप हो सकता है, ठीक है ना? तो देखिए, इस पंक्ति को ध्यान में रखिए और चीजों को समझिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से इसमें नैतिक बल के बारे में भी बात की गई है, आत्मबल के बारे में भी बात की गई है। तो मोहसिन सारी चीजें बता देता है कि हराम की कमाई हराम में कैसे गई, आग लग गई। इस बात पर हामिद बोलता है, हामिद 100 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 दो थैलियों में भी ना आए। उस जमाने में 100 रुपए 50 रुपए काफी हुआ करते रहे होंगे। 1933 के बारे में सुनिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 50 की बात कर रहे हो, वो तो एक थैली में आ जाएगा, 100 दो थैलियों में आएगा। ये बातें करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। अब लोग धीरे धीरे और ज्यादा संख्या में ईदगाह जाने लग में तैयार हो गए और सड़क पे धीरे धीरे भीड़ होने लगती है। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तागे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। सब अलग अलग साधनों से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग इक्के पे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का ड्रेस लोग देख देख के खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। और कोई इत्र लगाया, सब लोग मतलब कुछ न कुछ परफ्यूम लगाए हुए हैं, सभी खुश हैं। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चल रहा था। अब ये जो दल जा रहा है वो ग्रामीणों का दल है, जो अपनी गरीबी से बेखबर है, दूर है, वो आनंद में है कि ठीक है, गरीबी तो जीवन भर रहेगी, लेकिन जो आनंद का समय है ये तो ईद के दिन ही रहेगा। संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था, खुश होकर आगे चल रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, और जो बच्चे हैं उनको शहर की जितनी भी चीजें हैं वो अनोखी लग रही थी। आंख फाड़ फाड़ कर वो देख रहे हैं, जिस चीज को ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। पीछे आप लोगों ने देखा होगा, वर्तमान समय में जब भी कोई मूर्ति विसर्जन होता है तो कितनी भीड़ लगी रहती है। उसी में भोजपुरी गाने भी चलते हैं। है मूर्ति दुर्गा जी का, लेकिन गाने चल रहे हैं कि जब लगावे रे लिपस्टिक, ये वाला गाना चल रहा है। और उसी में लोग पी पी कर, मैंने तो कई जगहों पर देखा है कि एकदम नशे में धुत है। और अगर कोई व्यक्ति रास्ता मांग रहा है तो कई बार वो ईश्वर में ध्यान रखने वाले व्यक्ति हिंसा पर उतर जाते हैं। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि लोग रास्ता भी दे देते हैं हार्न बजाने पर। यहाँ पर वही दृश्य मुझे याद आया कि लोग चीजों को देख रहे हैं और पीछे से अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो सुनाई नहीं देता है उनको। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, और हामिद जो है ध्यान नहीं दिया तो एक बार लगा कि वो मोटर के नीचे दब जाएगा। सहसा ईदगाह नजर आया। इसी बीच अचानक जहां पर इन लोगों को जाना है वो जगह दिखाई दे दी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है,
जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम मतलब कोई दरी बिछी हुई है, कालीन जिसको हम वर्तमान समय में बोलते हैं, वो बिछा हुआ है। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। जो लोग रोजा रखते हैं यानी जो बड़े लोग हैं, लोग पंक्ति लगा लगाकर ऐसे ऐसे वहां पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है, मतलब जाजिम भी, दरी भी कम पड़ गई है, इतनी भीड़ वहां पर हो गई है। नए आने वाले आकार पीछे कतार में नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ईदगाह में कौन कितना धनी है और कौन किस पद पर है, इस चीज को नहीं देखा जाता है। वहां पर सभी लोग क्या है, समान है। हालांकि कई मंदिरों में मैं जाता रहता हूँ, वहां पर मैंने देखा कुछ स्पेशल व्यवस्था भी की जाती है। सामान्य दर्शक जो भी भक्त हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लोग आते हैं जिनके लिए भीड़ हटाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, खासतौर से मैं जिक्र करूं संकट मोचन या फिर काशी विश्वनाथ, यहाँ पर मैंने कुछ देखा कि स्पेशल व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन वैसे माना जाए तो इन जगहों पर कोई न धनी है और न कोई बड़े पद पर है, सभी लोग ईश्वर के सामने एक समान है। लेकिन ये सारी चीजें बनाया कौन है? बनाया तो मनुष्य ने ही है, ठीक है ना। तो वही किसी को स्पेशल बना देता है, किसी को नॉर्मल बना देता है। और मंदिरों में तो दर्शन करना बड़ा मुश्किल है अगर आपके कोई परिचित ना हो। कब आप अभी देख ही रहे हैं कि कौन सी मूर्ति कहाँ रखी हुई है, क्या आपको तुरंत सिक्योरिटी गार्ड वहां से पकड़कर खींच देता है। आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा, लेकिन लगता है कि ये भगवान ही चाह रहे हैं, धक्का दिलवाना चाह रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। ये सब भगवान के ऊपर छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो कई बार निराशा होती है कि क्यों नहीं शांति से मन भर पूजा करने की, क्योंकि वो भीड़ भी लगी रहती है, इसलिए मजबूरी भी है, कई चीजें हैं। आप लोग इस पर सोचिएगा। यहाँ पर कुछ दृश्य वैसा है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। हर धर्म में है कि सब लोग बराबर हैं। यहाँ पर है इस्लाम के बारे में पूरी कहानी है। तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, कोई न धनी है न कोई बड़े पद पर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। अब वजू का क्या है कि वो जाकर वहां पर अपनी बातें की। वजू मतलब अपने शरीर को शुद्ध किया, जाकर हाथ पैर को धुला और वहां जाने की कोशिश किया। वजू एक तरीके से प्रक्रिया है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो नल इत्यादि रहती है, तो खोल खाल के उसको धुल डाल के फिर जाते हैं, ठीक है। तो शरीर शुद्ध करने से तो कोई खास लाभ नहीं है जब तक मन शुद्ध ना हो, जिसके बारे में कबीर ने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामीण जाते हैं, वजू करते हैं और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। वहां पर पूरी व्यवस्था भी की गई है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये दृश्य देखने लायक है। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बूझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये जो दृश्य है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया को ऐसे ही होना चाहिए, जैसे सब लोग सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, जहां पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग समान है। यही तो कल्पना की गई दुनिया की। तो इस कहानी में कुछ प्रेमचंद ने उसी भ्रातृत्व के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पर खत्म होता है पहला दृश्य। पहला दृश्य आपने देखा कि रमजान की तैयारी हुई, बच्चों में उत्साह है, बड़ों में चिंता है कि कैसे घर में जिनके पास पैसा नहीं वो कैसे आज का त्योहार खुशी से मनाए। फिर लोग ईदगाह की तरफ जाते हैं, वहां पहुंचते हैं और फिर वहां पर नमाज इत्यादि करते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। नमाज खत्म होने के बाद लोग गले मिल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में होली में लोग मिलते जुलते हैं। और जैसे ये कार्यक्रम खत्म होता है, लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल देते हैं, वहां पर जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जो ग्रामीणों का एक समूह है, उसमें तो बचपना और अधिक दिखाई पड़ता है। यह देखो हिंडोला है, वहां पर झूला भी लगा हुआ है, चूंकि मेले का आप दृश्य आएगा।
1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। आप लोग भी जाते होंगे तो झूले कई तरीके के होते हैं। एक होता है झूला जो गोल-गोल होता है, ठीक है? एक झूला होता है जो नाव के आकार का होता है। एक झूला होता है जो डिंग-जैंग करके होता है, इस झूले पर मैं भी बैठा हूँ, तो इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो कई तरीके के झूला होते हैं, तो सबका अपना अलग-अलग अनुभव है। मैं इस झूले पर बैठा और मैंने कान पकड़ा कि अब दोबारा इसमें नहीं बैठूँगा, काफ़ी ऊँचा झूला होता है और डर लगा कि कभी ये खुल जाएगा, तो फिर मैं आप सभी को कभी पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। तो ये सब है, ठीक है? ब्रेक डांस, याद आ गया, एक ब्रेक डांस हुआ है होता है झूला, जिसमें काफ़ी आनंद आता है। आनंद तो आता है जिसको कि शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं। तो वैसा ही लोगों की नज़र पहले हिंडोले पे गई, झूले पर, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और क्या है, कभी ऊपर, कभी नीचे। यह चरखी है, लकड़ी की, हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। लकड़ी चरखी बनी हुई है, फिर लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं। अब बच्चों को मौका मिला, सब अपना उछल-उछल कर बैठ रहे हैं। उसमें बैठने में आगे कौन-कौन है? महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और सम्मी। जो हामिद के चारों दोस्त हैं, वो सब इन घोड़ों पर, ऊँटों पर बैठ-बैठ कर आनंद लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद को पता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई जरा-सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद इस चीज़ से वो सतर्क है कि अगर ये तीनों पैसे खत्म, 1 पैसा दे देता है तो बचेंगे 2 ही पैसे। इसलिए चक्कर ही खाना है, तो क्या आनंद इसमें लेना है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह-तरह के खिलौने। ये सभी बच्चे जाते हैं तो पहले किस चीज़ पर बैठे हैं? झूले पर बैठे हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। फिर वो खिलौने की दुकानों की तरफ जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, ये सब खिलौने हैं। वाह! कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। खिलौनों को देखकर लग रहा है कि वो तुरंत बोल देंगे। खिलौने तो खिलौने होते हैं, लेकिन कलाकार ने ऐसा बनाया हुआ है कि लगता है कि वो बातचीत करने लगेंगे। महमूद सिपाही लेता है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी है। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। सिपाही कैसा है? खाकी कलर का वर्दी पहना हुआ है, लाल पगड़ी बांधा हुआ है और कंधे पर बंदूक रखा है। आपके सामने वो बिंब उपस्थित हो जा रहा होगा। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद मतलब ड्रिल, ड्रिल करके ही आ रहा है। अब दूसरा जो दोस्त है मोहसिन, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। मोहसिन भिश्ती को खरीदता है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। ये तो हो गया मोहसिन का। तीसरा दोस्त है नूरे। नूरे को वकील से प्रेम है, वो वकील को खरीदता है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौनों का कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए। देखिए, ये जो प्रेमचंद ने यहाँ पर खिलौनों का ज़िक्र किया है, वो कहीं न कहीं स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। महमूद सिपाही क्यों लेता है? उस ज़माने में जो भी ब्रिटिश सिपाही हैं, उनका ज़िक्र यहाँ पर प्रेमचंद ने कर दिया। वकील इसमें क्यों आया है? ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने यूँ ही ऐसे ही लिख दिया है। स्वाधीनता आंदोलन में वकीलों का काफ़ी रोल रहा है। इसलिए उन्होंने खिलौने के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन का भी दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप खिलौने के रूप में मत लीजिए, उस समय से भी जोड़कर देखिए कि ईदगाह के माध्यम से प्रेमचंद ने किस वातावरण, देश काल और परिवेश का चित्रण करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हामिद क्या है? हामिद के पास कुल 3 रुपए हैं और वो सोच रहा है कि कौन-सा खिलौना खरीदें और महँगे-महँगे खिलौने हैं और खिलौनों का क्या है? खिलौने तो हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए।
डिस्कलर हो जाएं। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? खिलौनों को लेकर हामिद के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई दे रही है। वो काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ यहाँ पर ले रहा है। यानी ऐसा सोच रहा है, लग रहा है कि वो बहुत परिपक्व है और सोच रहा है कि खिलौने तो टूट-टाट जाएँगे। मैं कुछ ऐसी चीज़ लेता हूँ जो कि काम में आए। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ-सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। अब बच्चे खिलौने लिए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी प्रशंसा करेंगे ही। उसकी खासियत बता रहे हैं। नूरे कह रहा है, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। समी देखिए यहाँ पर धोबिन खरीदी हुई है या फिर खरीदा हुआ है। हामिद खिलौने की निंदा करता है। ये लोग खिलौने की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हामिद खिलौनों की निंदा करता है। क्या करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कहता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौना को देख रहा है। चूंकि ये बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि इसके मन में खिलौना तो है, लेकिन मन को बहलाने के लिए बोलता है कि ये सब मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। अपने दोस्तों के खिलौनों को लेना भी चाहता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। लड़के अपने खिलौने नहीं देते हैं। आप याद कीजिए, अपने मित्रों को याद कीजिए, ठीक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं। मिठाइयों का क्रम देखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि पहले वो लोग झूले पर गए, फिर खिलौने के पास गए, फिर तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, मिठाइयों का आ रहा है। क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब मिठाइयों का स्टॉल आता है तो क्या है वहां पर, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब इन लोगों से दूर खड़ा हुआ है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद के साथ देखिए क्या विसंगति यहाँ पर आ रही है कि खिलौने उसके मन में है कि खिलौना खरीदें, लेकिन नहीं खरीदा। मिठाइयों को खाने का भी मन है, लेकिन नहीं खा रहा है। सभी की तरफ ललचाई आंखों से देख रहा है। इसी बीच मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है जितना यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। हामिद को पता है कि मोहसिन जो आज रेवड़ी लेने के लिए बोल रहा है, देने के लिए, अब वो क्या क्रूर विनोद कर रहा है, मजाक कर रहा है मेरे साथ। क्योंकि हामिद उसका मित्र है। हामिद को पूरा पता है कि मोहसिन कैसा है, उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मतलब हाथ फैलाता है, लगता है कि हामिद के मुंह में डालेगा, लेकिन अपने मुंह में डाल लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है कि गुस्सा आएगा ही। मोहसिन, अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं? समी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। महमूद थोड़ा अलग ढंग का है शायद। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हामिद 4-5 साल का बच्चा है, लेकिन मदरसे में पढ़ने जाता है, वहां पर अच्छे शिक्षक से पढ़ा होगा। उसको इतना पता है कि मिठाइयां जो है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये कहकर वो अपने मन को संतोष करता है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। बच्चों के दिमाग में है कि हामिद पूरा अपना पैसा बचा रहा है। अक्सर मेले में ऐसा होता है, आप लोगों ने भी अपने मित्रों से सुना होगा, या आप में कोई ऐसा मित्र रहा होगा जिसको कि कंजूस की उपाधि आप लोगों ने दी होगी। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वो यहाँ पर बात आ गई। अब ये तो रहा बच्चों का बाल मनोभाव और कहानीकार के दृष्टिकोण में बाल मनोविज्ञान। आगे क्या है, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। ठीक है, मिठाइयों के बाद चौथे नंबर पर बर्तन वर्तन, घर के सामान वाले स्टॉल लगे हुए हैं।
कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। लड़कों का आकर्षण झूला की तरफ था, खिलौनों की तरफ था, मिठाइयों की तरफ था। इन सभी चीजों के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं, एक नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद उस मेले में इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके दिमाग में आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। मोहसिन जो हामिद है वो एक परिपक्व व्यक्ति की तरफ सोच रहा है कि क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। जरा देर ही तो खुशी होती है। उसको मालूम है कि खिलौने, मिठाइयाँ, झूला झूलने की खुशी जरा देर की होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते-पहुँचते टूट-फूट बराबर हो जाएँगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग माँगने आवे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आएँ। मोहसिन को पता है कि दादी को कहाँ इतनी फुर्सत है काम-काज में। खासतौर उसकी दादी जो है सिलाई का काम करते हैं, तो कहाँ आ पाएँगी और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। हामिद रुका हुआ है और उसके मित्र आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। एक शरबत की दुकान मिलती है, वहाँ पर वो शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी न दी। ललचाया भले, कई बार खिलाने का अभिनय किया लेकिन दिया नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। अब ये है बाल मनोविज्ञान। बोलता है कि जब खेलने की बारी आती है तो बोलते हैं कि साथ में खेलो। किस चीज़ के मित्र हैं? मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। सवाल पूछा जा सकता है कि किस कहानी की ये पंक्ति है फिर वाक्य है। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएँ देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएँगी कि मेरा बच्चा पोता ये लेकर आया हुआ है। सारे गाँव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएँ देगा? बड़ों की दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद को ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता हैं, ठीक है, जो भी उसने अपने घर में सीखा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, इस तरीके का व्यवहार करते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊँगा। खेलें खिलौने और खाएँ मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएँगे, अम्मा भी आएँगी ही। फिर इन लोगों से पूछूँगा, कितने खिलौने लोगे? एक-एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हँसें, मेरी बला से। उसने अब वो सोच रहा है, चिमटा लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहा है कि घर जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे? हमारे मित्र क्या सोचेंगे? ठीक है? ये सारी चीज़ें सोच रहा है। सोचते-सोचते उसने क्या कहा, उसने दुकानदार से पूछा, "ये चिमटा कितने का है?" दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ न देखकर कहा, "यह तुम्हारे काम का नहीं है जी।" हामिद को देखकर दुकानदार उसको हल्के में लिया और कहा कि, "अरे! ये बच्चा है, ये चिमटा क्या करेगा?" वो बोला, "यह तुम्हारे काम का नहीं है। तुम तो खिलौना इत्यादि खरीदो, मिठाई-उठाई खरीदो।" फिर हामिद बोलता है, "बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है?" 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद के पास तो 3 पैसे ही हैं और दाम चिमटा का कितना है? 6 पैसे। मेले में थोड़ा ठगने वाले भी रहते हैं। बच्चे को देखकर दाम थोड़ा-सा दूना बढ़ा दिया। अब हामिद को निराशा होती है। ठीक-ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो।
हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद को लगा कि दुकानदार कुछ बोलेगा कि पैसा नहीं था तो दाम क्यों पूछे हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पर जाते हुए, ये सब अनुभव आपके पास भी होंगे। लेकिन यहाँ पर दुकानदार अलग निकला, उसकी उम्मीद से अलग निकला, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, दोस्तों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। इन आलोचनाओं के बारे में वो ऑलरेडी पहले सोच चुका है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद को जैसी उम्मीद थी वैसी ही प्रतिक्रिया उसके दोस्तों ने देनी शुरू कर चुकी है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। बचा की तो बोलता है कि मैं तो चिमटा को गिरा दूंगा लेकिन तुम गिरा कर दिखाओ। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा की उपयोगिता अगर कोई सीखना है तो हामिद से सीखे कि क्या क्या है। सारी चीजें ऊपर हामिद ने बता दिया है और अंत में कहा कि चिमटा केवल चिमटा नहीं है, ये शेर है। यानी कि एक चिमटे के माध्यम से वो सारी चीजें जो खिलौने में के रूप में हो सकती थी, सबको उसने उसमें समेट दिया है। अब बचा समी। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। खंजरी लिया हुआ है और बोला कि मेरा चिमटा चाहेगा तो एक ही बार में उसको फाड़ डालेगा, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा तूफान में बराबर डटा रहेगा या खड़ा रहेगा। चिमटा यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रतीक के तौर पर कहानी में उभर कर आ रहा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। इसके दोस्तों में भी थोड़ी निराशा हो रही है। उनको लग रहा है कि हम लोगों ने जो भी सामान खरीदा है खिलौने के रूप में, वो फालतू में ही था। हामिद है बड़ा चालाक, ये अब उनके दिमाग में आ रहा है। अब बालकों के 2 दल हो गए। जाहिर सी बात है कि अब 2 दल हो ही जाएंगे। अकेला बचेगा हामिद। सभी ने तो खिलौने ले लिए हैं। 2 दल कौन कौन से हो गए हैं? मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। अब 2 दल होने ही थे। आप देख रहे हैं कि मेला देखने साथ में निकले हैं, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो ये लोग अलग अलग हो गए हैं। आप देख रहे हैं चीजों को, शास्त्रार्थ हो रहा है। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। समी जो है थोड़ा ये लग रहा है कि हामिद के एज का है, उसने अपने उम्र का साथ वो न देकर अपने बड़ों में ही शामिल हो गया। और मोहसिन, महमूद, नूरे हामिद से एक एक 2 साल बड़े होने पर भी उससे आतंकित है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। ये भी देखिए कथन इंपॉर्टेंट है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर ये चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। देख रहे हैं, चिमटा को रुस्तमे हिंद की उपाधि भी यहाँ पर प्रेमचंद ने दे दी है। तो क्या ये ईदगाह जो कहानी है सिर्फ त्योहार तक सीमित है, बल्कि ये उस देश का वातावरण को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन का दौर है। इस नजरिए से भी आप इस कहानी को देख सकते हैं।
हामिद ने आखिरी जोर लगाकर कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बधे बधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे इस बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। हामिद के चिमटों को देखकर उसके दोस्तों में थोड़ा सा हलचल तो मची है कि ये इसका जो चिमटा है बड़ा मजबूत है। सही है, हम लोगों का खिलौना तो टूट फूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिमटा तो हमेशा रहेगा, लोहा का है। मोहसिन को एक नई चोट सूझी, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, कुछ नहीं बचा तो बोलेगा चिमटा तुम्हारा रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ पर लाजवाब होना चाहिए, मतलब उसके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन इसके पास उत्तर था। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लेंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अब बार बार इसको देश से जोड़ दिया है, रुस्तमे हिंद से जोड़ दिया है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। बावर्ची खाने मतलब जो रसोई घर है उसमें बैठेंगे, वकील साहब तो कहाँ बैठेंगे, वकील बैठेंगे कुर्सी मेज पर। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। ऐसा लगा कि वो लोग इस शास्त्रार्थ में कुछ बढ़त बना रहे हैं। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कुछ अलग तरीके का उत्तर दिया। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। जो बात इसने कहा वो बात एकदम से छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर रखी जा रही है प्रेमचंद के माध्यम से कि कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना भले ये बेतुकी हो, लेकिन कुछ नई चीज, नई ध्वनि जरूर उत्पन्न कर रही है, नयापन उसमें ला रही है। हामिद ने मैदान मार लिया। जो ये शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शास्त्रार्थ में लग रहा था कि हामिद जो है वो बढ़त बना लिया है, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इससे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। हामिद यहाँ पर विजेता सा लग रहा है और लोगों ने उसकी इस बुद्धिमत्ता को, इसकी चालाकी को थोड़ा सा सराहा। औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब जिस चीज की उम्मीद हामिद बहुत पहले कर रहा था कि ये लोग अपने खिलौनों को देंगे, उस समय तो नहीं दिए, लेकिन जब इन लोगों को लगा कि हामिद का चिमटा सही में रुस्तमे हिंद है, अच्छा है, इसने अच्छा डिसीजन लिया है, तब ये सब यहाँ पर संधि संधि की शर्तें मतलब मिलजुल रहे हैं। मोहसिन उसका चिमटा लेता है और अपनी भिश्ती देने के लिए कहता है। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद को यह पता है कि खिलौने तो खिलौने होते हैं, उसका मुकाबला चिमटा नहीं कर सकता, लेकिन अब आगे को ध्यान में रखते हुए उसने चिमटा खरीदा था। लेकिन जो खूबसूरत पल है उन खिलौनों को छोड़ छू कर वो महसूस कर लेता है। हामिद ने
हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले। हामिद के मन में बाल मनोभाव है, बचपना है। परिस्थितियां ने उसको ऐसी बना दी हैं कि बचपना जिम्मेदारी में बदल गई है। बहुत सारे बच्चों को आपने हामिद की तरह देखा होगा। कहानी में प्रेमचंद ने हामिद को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान यहाँ पर दिखाया है। 4-5 साल का बच्चा अगर इतना सोच रहा है तो आज के बच्चों को इससे सीखने की जरूरत है। जो भी परीक्षार्थी या विद्यार्थी यहाँ पर सुन रहे होंगे, वो अब जाकर अपने बच्चों को जरूर देखेंगे कि हामिद की तरह सोच उनके अंदर है कि नहीं। अब हामिद खिलौने को देखकर काफी खुश है, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे में संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। लेकिन महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। सब बच्चों को ये चिंता सताने लगी कि घर पर जाएंगे तो उनको डांट मिलेगी, क्योंकि हामिद ने एक ऐसी चीज खरीद ली है कि सभी माता पिता, वैसे भी माता पिता तुलना करते हैं अपने बच्चों की। अक्सर परीक्षाओं के रिजल्ट्स आते हैं तो लोग तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी माता पिता काफी तुलना करते हैं। ऐसी बात की जानकारी उन बच्चों को है। उन बच्चों को डर लग रहा है कि हम लोग डांट जरूर सुनेंगे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। मतलब इन बच्चों के माता पिता भी साथ में हैं। लेकिन चूंकि मेला देखने गए हुए हैं तो माता पिता भी ये जान रहे हैं कि सब खरीदेंगे तो खिलौना ही। वो लोग ज्यादा उम्मीद नहीं रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हामिद है, वो एक चिमटा खरीद कर थोड़ा सा लोगों के सोच को बदलने की कोशिश किया है। तो हामिद से खुश है थोड़ा सा महमूद। वो केला तोड़कर इसको देता है। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। महमूद को लगता है कि भाई हमने हामिद को बहुत परेशान किया, लेकिन उसको भी भूख लगी होगी, केला दे देता है। और ऐसा लगता है कि चिमटे से काफी प्रभावित है। यहाँ पर यह दृश्य खत्म होता है। मतलब कि ये पूरा दृश्य मेले का था। मेले में बच्चों ने क्या क्या खरीदा, कैसे कैसे खरीदा, कैसे एक दूसरे से तर्क वितर्क किया, अपने खिलौनों को बेहतर बताया, सारी चीजें खत्म होती हैं। अब शुरू होता है तीसरा दृश्य, यानी कि मेले से लोग धीरे धीरे अब अपने गांव की तरफ या घर की तरफ आएंगे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। लोगों को पता चल गया। अब तो जैसे हम लोग मेले से बाहर जाते थे पहले, तो लोग बजाते हुए जाते थे, अपनी सीटी बजाते हुए जा रहे हैं, पिपीली बजाते हुए जा रहे हैं, अब पटाखे फोड़ते हुए जा रहे हैं। तो लोगों को पता चल जाता था कि मेले वाले आ रहे हैं, वापस गांव में आ गए। तो गांव में हलचल मच गई कि लोग मेला देख देख कर आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो घर पे हैं, जो ज्यादा छोटे हैं। अब उनको भी उम्मीद है कि मेला देखने गए तो कुछ न कुछ लेकर आएंगे। तो यहाँ का दृश्य देखिए क्या है। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक पथ सिधारे। और जैसे ये छोटी बहन जो थी ली और खुशी के मारे उछल रही थी, तब तक उसके हाथ से भिश्ती छूट गया और टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हुई। मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मेला देखने गए थे और दृश्य क्या बदल गया। मेले तक तो खुश थे, लेकिन घर पे आए जो खिलौनों की बात की जा रही थी कि टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, वही हुआ। ठीक है, बच्चे सराहना पाने की जगह पर क्या पाए? चाटे पाए। मियां नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटर रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, जो बचपना होता है खिलौनों के साथ। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं।
क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, मतलब कि वो भी टूट गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। जिन खिलौनों को बच्चों ने इतना उत्साह से खरीदा था, उनका हश्र क्या हो रहा, उनकी हालत क्या है, प्रेमचंद ने बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। ठीक है, उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। छोटे भाई जो मेले में नहीं गए थे, वो सब भी सुने कि सोते रहो, जागते रहो, इस टाइप से सुना है उन्होंने। तो जो तोतली आवाज है उसको प्रेमचंद यहाँ पर कैच किया हुआ है। छोटे भाई दोनों हैं, वो सिपाही की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि छोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, जो ऑपरेशन है वो असफल हुआ उसका, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। सिपाही की क्या हालत हो रही है आप देख रहे हैं। एक टांग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। जो सिपाही था वो क्या हो गया? सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है, मतलब बाट का काम मतलब तराजू के रूप में भी उसको रख दिया जाता था। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। जो इसके मित्र थे, उनके खिलौनों का जो हश्र हुआ आपने देख लिया। अब प्रेमचंद कह रहे हैं कि अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? तीनों पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद को पता है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती थी, तो अपराधी भाव से करता है, सिर नीचे करके कहता है कि मैंने सोच समझकर इसको लिया है। जहां पर उसकी दादी थोड़ा सा क्रोध कर रही थी, वो क्रोध किस में बदल जाता है? बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त मतलब अपनी इच्छाओं को कैसे दबाया। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना सोचने लगी कि देखिए, ये अपनी इच्छाओं को कितना मार कर अपनी दादी के बारे में सोचता रहा। ये अपनी दादी से कितना प्रेम करता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने ऊपर ही बताया था कि इस कहानी में दादी और पोते के बीच का जो प्रेम है, उसको दिखाने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद ने किया हुआ है। अक्सर बूढ़ों की उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन हामिद जो कि बच्चा है, देखा जाए तो दोनों की उम्र में काफी अंतर है, अनुभवों में भी अंतर है, लेकिन सोच देखिए किस तरीके की। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई।
हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। देखिए, हामिद अपनी परिपक्वता से बूढ़े हामिद का पार्ट यानी रूप खेला और जो बुढ़िया अमीना थी वास्तविक रूप में वो बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो इस तरीके से कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि कहानी का पाठ हमने बड़ी ही तन्मयता और आत्मीयता के साथ किया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इस कहानी को आप लोगों ने पहली बार नहीं पढ़ी होगी, बल्कि अलग अलग जगहों पर भी पढ़ी होगी, लेकिन मुझसे आप जुड़े हुए हैं तो कुछ नई दृष्टि से इसका पाठ किया जाए। हमने पूरी कोशिश की और ये कोशिश की कि यह कहानी आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक